Hello, my dear students. Today we are going to start our new chapter number 7, air. Air is the gaseous state of matter. See, in this chapter we have to learn about matter. मैटर के बारे में पढ़ना है, एयर के बारे में पढ़ना है, कंपोनेंट्स ऑफ एयर के बारे में पढ़ना है कि एयर में कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं और एयर के कौन कौन से यूजेस हैं, यूजेस ऑफ एयर में हमें ये पढ़ना है। और एयर पोल्यूशन में किस तरीके का एयर पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो अभी आपने मैटर लास्ट ईयर भी पढ़ा है, कितने टाइप्स के मैटर्स होते हैं हमने लास्ट ईयर भी ये पढ़ा था कि जो मैटर होता है, मैटर का मतलब एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मतलब किसी में अगर भार है और वो किसी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है तो हम उसे मैटर बोलते हैं। तो मैटर हमने पढ़ा था कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली मैटर 3 टाइप्स के होते हैं। पहला हमने पढ़ा था सॉलिड, सिर्फ एक रिकैप के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ। दूसरा होता है लिक्विड और थर्ड होता है गैसेस। तो हमें एयर जो है एयर पढ़ना है। तो एयर इज द गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। एयर गैसियस स्टेट होता है मैटर का। इट कंटेन्स गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी कई गैसेस मिक्स होती हैं। इट में ऑल्सो कंटेन डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स। एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं और जर्म्स भी होता है। ये सारी गैसेस और इन सबको देख के इसीलिए एयर को क्या बोला जाता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड एयर टू लिव। प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं, मतलब जितने भी लिविंग बींग्स हैं, उन सब को एयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है जीने के लिए, टू लिव, जिंदा रहने के लिए, है ना। प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर टू मेक देयर फूड। जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है उसको स्टोमेटा के थ्रू इनटेक करते हैं और उससे क्या करते हैं, अपने फूड की प्रिपरेशन करते हैं। और जब इनका फूड प्रिपेयर हो जाता है तो ये अपने मतलब अपने स्ट्रक्चर से वो क्या बाहर हमारे एटमॉस्फेयर को देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो प्लांट्स इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि प्लांट क्या करते हैं, एयर से जो हार्मफुल गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड उसको लेते हैं और उसका यूज़ अपना फूड प्रिपेयर करने में करते हैं, ठीक है। और उस प्रोसेस को हमने क्या पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस। और जब उनका फूड प्रिपेयर हो जाता है तो वो एनवायरनमेंट में कौन सी गैस रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। एनिमल्स एंड प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। एनिमल्स और जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, एयर से, है ना। एंड यूज इट फॉर ब्रीथिंग। और उस ऑक्सीजन जो एनिमल्स होते हैं, और एनिमल्स क्या करते हैं, ब्रीथिंग के लिए कौन सी गैस का यूज करते हैं, ऑक्सीजन का। एयर ऑल्सो कंटेन्स वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। एयर में कुछ वाटर का जो फॉर्म होता है, वाटर वेपर, जो भाप होता है, जो मॉइस्चर होता है, वो भी एयर में प्रेजेंट होता है। बिफोर लर्निंग अबाउट एयर इन डिटेल, लेट अस फर्स्ट रिविजिट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर। अब एयर के बारे में पढ़ने से पहले हमें छोटा सा एक रिविजिट करना है मैटर के कॉन्सेप्ट पे कि मैटर होता क्या है। अभी मैंने आपको बताया था, चलिए वापस से हम इसको एक बार रिकैप करेंगे, मतलब वापस से रिवाइज करेंगे एक छोटा सा टॉपिक जो हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, फॉर्म्स ऑफ मैटर, है ना। चलिए, मैटर, एनी सब्सटेंस दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसे सब्सटेंसेस जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, मतलब जगह घेरते हैं, ऑक्यूपाई का मतलब जगह लेते हैं, ठीक है। एंड हैज मास, और उनमें अगर भार होता है तो उसको क्या बोला जाता है, उस सब्सटेंस को मैटर बोलते हैं। वापस से एक बार डेफिनेशन, एनी सब्सटेंस दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, को ऐसे सब्सटेंसेस जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, एंड हैज मास, और उनके अंदर भार होता है, मास होता है, इज कॉल्ड मैटर। उसको क्या कहा जाता है, मैटर कहा जाता है। हियर द 3 states of matter are solid, liquid and gas। 3 states of matter कौन कौन से हैं, solid, liquid and gas। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। और जो मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, है ना। सारे सब्सटेंसेस जो हैं
वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं। However, the arrangement of these particles differs in the three states of matter. और इस वजह से कई बार क्या होता है, जो पार्टिकल्स है उनका अरेंजमेंट हर मैटर में डिफरेंट टाइप का होता है। अरेंजमेंट However, the arrangement of these particles, ये जो पार्टिकल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट डिफर होता है। डिफर मतलब अलग अलग होता है इन थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। कैसे? सबसे पहले पढ़ेंगे सॉलिड्स। जैसे यहाँ पर देखो, ये मैटर है, ये आपस में जुड़े हुए, कुछ ऐसा होता है, ये सब जुड़े हुए जो टाइटली पैक्ड हैं, उन्हें वो क्या है, वो मैटर मिलके उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं, हम सॉलिड कहते हैं। जिनमें लूजली पैक है, थोड़ी थोड़ी दूरी पे है ये मैटर, ये पार्टिकल्स थोड़ी थोड़ी दूरी पे है, तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विड। और जिनमें बहुत ही इरेग्युलर मूवमेंट और बहुत लूजली पैक्ड है, उन पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स मिलके क्या बनाते हैं, गैसेस। तो अब हमें पढ़ना है सॉलिड्स के बारे में। सॉलिड्स आर द सब्सटेंसेस इन विच पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। जो जितने भी सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब एक दूसरे जुड़ के पैक्ड होते हैं इस तरीके से। Therefore, most solids are hard and have a fixed shape। और इस वजह से क्या होता है, जितने भी सॉलिड्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, है ना, और उनका एक फिक्स शेप होता है। क्लियर हो गया? तो चलिए सबसे पहले वापस से हम इसको छोटा सा रिवीजन करेंगे। सॉलिड सब्सटेंस जो होते हैं उनमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल बाजू में टाइटली पैक्ड रहते हैं, जगह बिल्कुल नहीं होता, उनके गैप बिल्कुल नहीं होता उन पार्टिकल्स के बीच में। Therefore, most solids are hard। और इसी वजह से क्या होता है, जितने भी सॉलिड्स होते हैं वो हार्ड होते हैं और उनका एक फिक्स शेप होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर शेप होता है। एग्जाम्पल में आ जाएगा टेबल्स, बुक्स एंड पेंसिल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स। टेबल, बुक्स एंड पेंसिल क्या है, सॉलिड के एग्जाम्पल है। क्लियर? तो यहाँ पर देखो, हैट हो गया, वुड हो गया, बाइसिकल हो गया, आइस हो गया, ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स। चलिए अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है लिक्विड के बारे में। दूसरा फॉर्म्स ऑफ मैटर कौन सा है, लिक्विड्स। तो लिक्विड्स आर द सब्सटेंसेस इन विच पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड। जो लिक्विड्स होते हैं वो सब्सटेंस, कैसे सब्सटेंस होते हैं, इन लिक्विड के जो सब्सटेंस होते हैं उनमें क्या होता है, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब वो उन पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है, ठीक है। दीज पार्टिकल्स गेट सम स्पेस टू मूव अराउंड। और इन पार्टिकल्स में जब स्पेस होता है तो वो क्या करते हैं, वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह घूम सकते हैं, मूव अराउंड। हेंस लिक्विड्स डू नॉट हैव अ फिक्स शेप। और इसी वजह से लिक्विड का कोई भी फिक्स शेप नहीं होता। और इनके एग्जाम्पल्स आ जाएंगे मिल्क, ऑयल एंड पेट्रोल। इनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, मिल्क, ऑयल एंड पेट्रोल आर एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड। अब देखो यहाँ पर, अगर पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते तो ये एक डेफिनेट शेप बन जाता और हार्ड हो जाता ये सब्सटेंस पर, और ये हो जाता फिर सॉलिड। और अब अगर किसी पार्टिकल्स थोड़े स्पेस देके हैं, ठीक है, तो अब अगर लिक्विड्स जो हैं वो लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स हैं उन सब्सटेंस के पार्टिकल्स थोड़ी दूरी पर पैक्ड हैं, लूजली पैक्ड हैं, तो वो क्या करेंगे, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर पाएंगे, ठीक है। तो अब एग्जांपल्स, और इन लिक्विड्स के जब ये लूजली पैक्ड होते हैं पार्टिकल्स तो इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, कोई फिक्स शेप नहीं होता, ठीक है। तो एग्जांपल में आ जाएगा मिल्क हो जाए, लस्सी हो जाएगा, टी हो जाएगा, वाटर हो जाएगा और मिल्क हो जाएगा। अब आप देखो मिल्क इस जो पैक में है इसमें स्क्वायर शेप दिख रहा है, पर अगर आप इस मिल्क को इस ग्लास में डालोगे तो वो ग्लास के शेप में आ जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं वो लूजली पैक्ड हैं लिक्विड के, और वो अपनी शेप फिक्स, उनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, ठीक है। चलिए टर्न द पेज, नेक्स्ट पेज। Next page is
गैसेस आर द सब्सटेंसेस इन विच पार्टिकल्स आर, यहाँ पर देखो ये गैसेस लिखा हुआ है, गैसेस आर द substances in which particles are very loosely packed. अब यहाँ पर सॉलिड में क्या था, पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड थे, लिक्विड में क्या था, लूजली पैक्ड थे, और गैसेस में ऐसे सब्सटेंसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। Thus these particles get enough space to move around freely, और इस वजह से इन पार्टिकल्स के पास बहुत सारा स्पेस होता है ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह आराम से घूम सके। गैसेस ऑक्यूपाई द एंटायर स्पेस अवेलेबल टू देम, और ये जो गैसेस होता है ये किसी भी स्पेस का पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। एयर एंड कुकिंग गैस आर मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर और जो कुकिंग गैस होती है, जो हम जिससे खाना बनाते हैं एलपीजी, ये क्या होती है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है। यहाँ पर एग्जांपल्स ऑफ गैसेस आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बलून का ये एयर है ना। फिर उसके बाद ये जो जब हम जलाते हैं तो आपने देखा है यहाँ पर धुआं, जो स्मोक होता है वो क्या होता है, वो भी क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस में मिल जाता है। और यहाँ पर जो टी की जो कैटल है उसकी भी जो वाटर वेपर है वो निकलती है, भाप निकलती है, ठीक है। तो क्वेश्चंस आ जाएंगे अब। तो याद रखेंगे सॉलिड के जो सब्सटेंसेस हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, लिक्विड के सब्सटेंसेस लूजली पैक्ड होते हैं, और जो गैसेस होते हैं उनके सब्सटेंसेस में पार्टिकल्स वेरी लूजली पैक्ड होते हैं। एक डेफिनेशन याद करोगे तो आपको तीनों आराम से याद हो जाएगी। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स, सो ऑल ऑफ यू टेक आउट वन पेंसिल। अ बुक ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, सो इट इज अ, देखो फिल इन द ब्लैंक्स में पहला दिया हुआ है कि बुक स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है और उसमें मास भी होता है, भार भी होता है, तो इट इज अ, वो क्या होगी, मैटर, ठीक है। चलिए सेकंड में है द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर, कौन कौन से 3 स्टेट्स हैं मैटर के। सबसे पहले आ जाएगा सॉलिड, दूसरा आ जाएगा लिक्विड, और तीसरा आ जाएगा गैस, ठीक है। नाउ थर्ड आर सॉलिड्स आर हार्ड, सॉलिड्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, एंड हैव अ फिक्स्ड शेप, और उनका शेप कैसा होता है, फिक्स्ड होता है, एंड हैव अ फिक्स्ड शेप। फोर्थ वन इज पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड आर, लिक्विड के कैसे होते हैं, लूजली पैक्ड, और गैसेस के यहाँ पर वेरी लूजली हो जाएगा, अगर यहाँ गैसेस पूछा होता तो वेरी लूजली पैक्ड हो जाता, ठीक है। चलिए फिफ्थ वन लिखिए, डैश इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, कौन है मिक्सचर ऑफ गैसेस, यस एयर। ओके, हैव यू कंप्लीटेड। चलिए नेक्स्ट टॉपिक एयर। अब हमें एयर के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा, मैटर के बारे में, सॉलिड लिक्विड और गैसेस के बारे में। अब हमें पढ़ना है एयर के बारे में। एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, जो एयर है वो हमारी चारों तरफ चारों ओर फैली हुई रहती है, प्रेजेंट रहती है। वी कैन नॉट सी, हम उसको देख नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते और टच नहीं कर सकते। ना तो एयर को हम देख सकते हैं, ना स्मेल कर सकते और ना ही टच कर सकते। हाउएवर वी कैन फील, यहाँ पर थोड़ा सा बेटा ब्लर हुआ है पर मैं यहाँ लिख देती हूँ, हाउएवर वी कैन फील एयर व्हेन इट मूव्स, पर जब भी एयर मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह, हवा बहती है या चलती उड़ती है, हवा होती है, तो हमें पता चल जाता है, फील कर लेते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, और वही मूविंग एयर को हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं, हवा बोलते हैं। समझ में आया। अ जेंटल विंड इज कॉल्ड अ ब्रीज, और जो जेंटल विंड होती है, जो तेजी से हवा आती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रीज बोलते हैं। स्पेलिंग में यहाँ लिख देती हूँ, थोड़ा सा ब्लर है, ब्रीज, BREEZE, ब्रीज, क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एयर।
देखो एयर में सबसे पहले हमने पढ़ा कि एयर हमारे चारों तरफ प्रेजेंट होती है। अभी आप जिस भी रूम में बैठे वहाँ चारों तरफ एयर होगी, भले आपने फैन ऑन किया हो या ना किया हो, ठीक है। और उस एयर को हम देख भी नहीं सकते। क्या आप अपने रूम में बैठे जो आपके रूम के अंदर एयर है वो आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते, ठीक है। एयर में आप एयर को स्मेल कर सकते हैं कि एयर की कैसी स्मेल होती है? नहीं कर सकते। फ्रेग्रेंस अलग होता है कि हमने अगरबत्ती जलाई तो उसकी फ्रेग्रेंस आ गई, पर एयर को स्मेल नहीं कर सकते, एयर की कोई स्मेल नहीं होती। और आप अपने रूम में बैठे हैं, आप क्या टच कर सकते हैं एयर को? नहीं कर सकते, ठीक है। ओनली वी कैन फील एयर व्हेन इट मूव्स, पर जब एयर मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह, हवा जाती है, तो हम उसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जो मूविंग एयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं, ठीक है। और जो जेंटल विंड होती है उसको हम ब्रीज बोलते हैं। जेंटल विंड का मतलब जो हवा तेजी से चलती है, ठंडी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? जेंटल विंड, और उसे हम बोलते हैं ब्रीज। क्लियर? चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ एयर अब हमें पढ़ना है। एयर कैन चेंज द शेप ऑफ थिंग्स। जो एयर होती है उसकी ये प्रॉपर्टी है कि वो किसी भी चीज का शेप चेंज कर सकती है। कैसे? When air is filled into a flat tire, अगर किसी पंचर या जिसकी हवा निकल जाती है टायर की, फ्लैट टायर बोलते हैं उसे इंग्लिश में, अगर उस फ्लैट टायर में हम हवा भरे तो क्या हो जाता है? द टायर चेंजेस इट्स शेप। तो टायर का जो शेप है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल एक यहाँ देखिए, ये देखिए इस फुटबॉल की हवा निकली हुई है, ये फ्लैट फुटबॉल है, और जब यहाँ पर देखो इसे पंप से जब हवा भरी तो ये फुटबॉल का शेप चेंज हो गया और ये राउंड हो गई, है ना। तो यहाँ देखो, अ फ्लैट फुटबॉल बिकम्स राउंड आफ्टर एयर इज फिल्ड इनटू इट। और जब भी एक फ्लैट फुटबॉल होती है, फ्लैट फुटबॉल मतलब जिसकी हवा निकली होती है, उसमें अगर हम हवा भर देते हैं, एयर भर देते हैं, तो क्या होता है? वो राउंड हो जाती है, हवा भरने के बाद गोल शेप में आ जाती है। A balloon becomes much larger and round in shape when air is blown into it. आपने बलून देखा होगा, बलून एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है। हर बर्थडे पे बच्चे अपने घरों में बलून के साथ एंजॉय करते हैं। तो जब आप बलून घर पे लाते हो तो वो बहुत छोटा सा रहता है ना। पर आप जब उसमें एयर भरते हो, एयर डालते हो, एयर भरते हो, तो वो क्या होता है? बलून बड़ा हो जाता है और राउंड शेप में हो जाता है, ठीक है। दिस शोज दैट एयर कैन चेंज द शेप ऑफ थिंग। और ये सारी एक्टिविटीज बताती है कि ये जो एयर है वो अपनी शेप चेंज कर सकता है, अपनी मतलब किसी भी चीज की शेप चेंज कर सकता है। क्लियर हो गया? दिस शोज दैट एयर कैन चेंज द शेप ऑफ थिंग्स। इससे ये इस एक्टिविटी से या इन एग्जाम्पल से ये समझ में आता है कि एयर जो चीजों का शेप चेंज कर सकता है। क्लियर? तो आपने पहला एग्जाम्पल पढ़ा था फ्लैट टायर का, मतलब जिसकी हवा निकली हुई, आप उसमें जब हवा भरते हैं तो उस टायर का शेप चेंज हो जाता है। दूसरा, जब आप फ्लैट फुटबॉल, जिस फुटबॉल की हवा निकल गई हो, उसमें अगर आप एयर डालोगे तो वो फुटबॉल कैसी हो जाएगी? राउंड हो जाएगी और उसमें एयर फिल हो जाएगी, ठीक है। वैसे ही बलून बहुत छोटे होते हैं जब आप लेके आते हो, जब उसमें आप एयर फिल करते हो तो वो बड़े हो जाते हैं और उनका शेप भी राउंड हो जाता है। तो ये सारी चीजें, ये सारे एग्जाम्पल बताती है कि एयर जो है वो शेप चेंज कर सकता है। चलिए टर्न द पेज नंबर 86। अब हमें पढ़ना एयर के बारे में। अभी हम पढ़ रहे हैं एयर की प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी थी एयर कैन चेंज द शेप ऑफ द थिंग्स, किसी भी थिंग्स की शेप चेंज कर सकते हैं। अब सेकेंड प्रॉपर्टी जो हम पढ़ रहे हैं, एयर फिल्स अप स्पेस। एयर जो होता है वो क्या करता है? स्पेस को फिल कर देता है। मतलब किसी भी जगह पे जहाँ पर भी स्पेस होगा वहाँ एयर चली जाती है और भर जाती है। एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर। एयर हर जगह प्रेजेंट होती है। If you push an empty bottle into a bucket full of water, you will see bubbles coming out of the water. These are bubbles of air that were present inside the bottle. अब यहाँ पर देखो, एयर जो होती है, एयर एक्टिविटी है,
इस एक्टिविटी में ये आप घर पे कर सकते हैं। इस एक्टिविटी में क्या करना, बकेट में पानी होगा, है ना, और आपके पास कोई खाली बॉटल होगी, छोटी खाली बॉटल, उसको आप क्या करना, उस बकेट के अंदर डालना, ऐसे टिल्ट करके, झुका के। तो जब आप इसको बॉटल को भरने की कोशिश करोगे तो आपने तो बॉटल ये जो है वो खाली ली थी, है ना, तो अब पर वो खाली नहीं थी, उसके अंदर पूरा एयर भरी हुई थी। तो जब हम किसी चीज में भरी हुई चीज है, जैसे ये ग्लास है, इस ग्लास में यहाँ तक पानी भरा हुआ है, मैं और पानी डालूं तो पानी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, इस ग्लास का पानी बाहर बह के निकलेगा। तो उसी तरीके से इस बॉटल में आपको दिख रहा है कि वो खाली है, पर उसके अंदर क्या भरी हुई है, एयर। तो जब हम उस बॉटल को बकेट में पानी भरने के लिए डालते हैं तो क्या होता है कि उसकी जो एयर है वो वहां से बाहर निकलनी शुरू होती है, यहाँ से बाहर शुरू होती है, और फिर बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं, और बुड़ 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 बबल्स की जो आवाज होती है वो आती है। तो वो क्यों आती है, क्योंकि हम बॉटल को भरना चाहते हैं और बॉटल की स्पेस हमको दिख रहा है कि वो खाली, पर उसके अंदर एयर भरी हुई। तो सबसे पहले किसी चीज को भरना है तो आपको उसको खाली करना पड़ेगा, तो एयर क्या करेगी, यहाँ से निकल के वाटर के साथ मिक्स हो जाएगी, और फिर वाटर क्या हो जाएगा, जब बॉटल में स्पेस बनेगा तो धीरे धीरे जो पानी है वो बॉटल के अंदर भर जाएगा। तो यहाँ पर एक्टिविटी देखो क्या है, इफ यू पुश एन एम्प्टी बॉटल इनटू अ बकेट फुल ऑफ वाटर, अगर आप किसी बकेट में जिसमें पानी भरा हुआ है उसमें एम्प्टी बॉटल को, एम्प्टी मीन्स खाली बॉटल को अगर आप पुश करोगे, डालोगे बकेट में, यू विल सी बबल्स कमिंग आउट ऑफ द वाटर। तो आपको यहाँ पर वाटर में, पानी में क्या दिखेंगे, बबल्स दिखेंगे। दीज आर बबल्स ऑफ एयर, और ये किसके बबल्स होते हैं, एयर के बबल होते हैं, जो कि बॉटल के अंदर भरे होते हैं। जो एयर बॉटल के अंदर भरी होती है ना, जब वो बाहर निकलती है तो फिर पानी में बबल्स बन जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब हमें थर्ड प्रॉपर्टी पढ़नी, एयर हैज वेट। ये भी बहुत सिंपल एक्टिविटी है। To find this out, you will need a weighing machine and a deflated football. Deflated का मतलब जिसकी हवा निकल जाती है, पंचर, ठीक है। Deflated, चलिए यहाँ एयर में वजन होता है, ये अब हम इसकी प्रॉपर्टी है कि एयर में वजन होता है, वेट होता है। तो कैसे पता चलेगा भाई, एयर तो ना तो हमें दिखती है, ना हम उसे टच कर सकते हैं, सिर्फ हम फील कर सकते हैं, है ना। तो पर एयर में वेट होता है, वो कैसे पता चलेगा, टू फाइंड दिस आउट, अगर आपको ढूंढ समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं, यू विल नीड अ वेइंग मशीन, आपको एक वेइंग मशीन की जरूरत पड़ेगी वजन की, एंड अ डिफ्लैटेड फुटबॉल। डिफ्लैटेड फुटबॉल मतलब जिसकी हवा निकली हुई है उस फुटबॉल की। पुट द डिफ्लैटेड फुटबॉल ऑन वेइंग मशीन एंड नोट इट्स वेट। तो आप क्या करोगे, उस फुटबॉल को वेइंग मशीन में रखोगे और जो उसकी वजन है, उसका वेट है, उसको नोट करोगे। और अब उसको क्या करना है आपको, नाउ फिल एयर इनटू दिस डिफ्लैटेड फुटबॉल एंड कंपेयर द वेट। अब इस फुटबॉल को बाहर निकालना है और उसमें हवा भरनी है, और जब हवा भर जाएगी तो आपको उसको फिर वेइंग मशीन में रखकर उसका वेट क्या करना है, मेजर करना है, कि वेट नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में। The football filled with air will be heavier than the deflated football. अब दोनों को जब आप कंपेयर करोगे तो ये जिस फुटबॉल में एयर फिल की गई है, भरी गई है, वो उस फुटबॉल का वेट ज़्यादा होगा, और जिस फुटबॉल में एयर निकल गई है उसका वेट कम होगा। तो इससे ये प्रूव होता है कि एयर में वेट होता है, क्योंकि हमने एयर इस फुटबॉल में डाली तो उसका वजन बढ़ गया। ठीक है, चलिए अब हमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़नी एयर की, एयर हैज नो कलर, कि एयर का कोई भी कलर नहीं होता। वी कैन नॉट सी एयर अराउंड अस, हम अपने आसपास, एयर प्रेजेंट तो रहती है पर हम उस एयर को अपने आसपास जो सराउंडिंग्स में एयर होती है उसको देख नहीं सकते। इट इज कलरलेस, क्योंकि एयर जो होती है वो क्या होती है, कलरलेस होती है। कलरलेस का मतलब एयर का कोई भी कलर नहीं होता। बट वी कैन फील इट व्हेन इट ब्लोज, पर जब हवा चलती है तो हम उसको फील ज़रूर कर सकते हैं। या फिर अगर आपने कपड़े बाहर सूखने के लिए डाले तो आप जब उनको हवा चलती है तो वो कपड़े हिलने लगते हैं, तो भी आप उसको फील कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिफ्थ प्रॉपर्टी है एयर की, एयर एक्सपेंड्स। एयर क्या करती है, एक्सपेंड करती है। किसको एक्सपेंड करती है,
व्हेन एयर गेट्स हीटेड अप, जब एयर को गर्म किया जाए, इट्स पार्टिकल्स मूव फर्दर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड दस इट एक्सपेंड्स। जब एयर को हीट किया जाए, एयर को गर्म किया जाए, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से थोड़े दूर चले जाते हैं, जिसके कारण वो अपने सरफेस एरिया को एक्सपेंड करते हैं। लेट अस परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड दिस इजीली। अब एयर एक्सपेंड होती है, इसके लिए एक एक्टिविटी जो कि हम अभी करेंगे। चलिए, एक्टिविटी में सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो एक्टिविटी होती है, उन एक्टिविटी में 5 मेन पॉइंट्स होते हैं जो हमें हमेशा याद रखना है। सबसे पहले उस एक्टिविटी को करने का एम क्या है, दूसरा एक्टिविटी में कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, ठीक है। थर्ड, एक्टिविटी का प्रोसीजर क्या है कि पहले आप क्या करेंगे फिर आप क्या करेंगे। फोर्थ, एक्टिविटी करने के बाद आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन मतलब आपने क्या देखा। और फिर लास्ट में कंक्लूजन, कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष कि रिजल्ट क्या निकला। तो सबसे पहले एम है, एम मतलब उद्देश्य। इस एक्टिविटी को हम इसलिए कर रहे हैं टू शो दैट एयर एक्सपेंड्स ऑन बीइंग हीटेड, कि हम ये एक्टिविटी से ये शो करना चाह रहे हैं कि अगर हम एयर को गर्म करें तो फिर क्या होगा, वो एक्सपैंड होगी, वो फैलेगी, बढ़ेगी। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक बलून की ज़रूरत पड़ेगी, एक एम्प्टी वाटर बॉटल की ज़रूरत पड़ेगी, खाली, एम्प्टी मतलब खाली पानी की बॉटल की ज़रूरत, और एक बाउल की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें कि हॉट वाटर हो, ठीक है, और एक बाउल जिसमें हॉट वाटर हो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर में देखो क्या करना है। सबसे पहले स्ट्रेच द बलून ओवर द माउथ ऑफ द बॉटल। अब हमें क्या करना है, बलून को स्ट्रेच करना है, खींचना है, फैलाकर उसके बॉटल के माउथ पर उसको क्या करना है, बलून को लगा देना है, ठीक है। सेकेंड, नाउ प्लेस द बॉटल इन द बाउल कंटेनिंग हॉट वाटर फॉर सम टाइम। और अब इस बॉटल को हमें कहाँ रखना है, इस बाउल में रखना है जिसमें कि हॉट वाटर रखा हुआ है। तो 2 ही पॉइंट हैं, बहुत इजी एक्टिविटी है। सबसे पहले एक बलून चाहिए और बलून को क्या करना है, आपको स्ट्रेच करके एक बॉटल के माउथ पर उसको फिट कर देना है इस तरीके से। फिर उसके बाद उस बॉटल को एक बाउल में जिसमें गर्म पानी है उसके अंदर रख देना है थोड़ी देर के लिए। अब ऑब्जर्वेशन क्या होगा, द बलून स्टार्ट्स ब्लोइंग अप। पहले ये बलून ऐसा नहीं था, पहले ये बलून एकदम फ्लैट था, मतलब वो जैसे बलून मार्केट में मिलता बिल्कुल वैसा था, उसमें बिल्कुल हवा नहीं थी। पर अब क्या हुआ, जब हमने इसको गर्म पानी के अंदर रखा तो द बलून स्टार्ट्स ब्लोइंग अप, धीरे धीरे ये बलून फूल गया। एज द एयर इनसाइड द बॉटल गेट्स हीटेड। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस बॉटल, खाली बॉटल के अंदर एयर भरी हुई थी, तो वो धीरे धीरे एयर गर्म होने लगी और वो फैलकर इस बॉटल से कहाँ चली गई, बलून के अंदर चली गई, जिसकी वजह से बलून का जो सरफेस है वो धीरे धीरे एक्सपैंड होने लगा। इन दिस वे वी कैन ऑब्जर्व दैट एयर एक्सपेंड्स। और इस तरीके से हमें पता चलेगा कि एयर क्या करती, एक्सपेंड भी करती है, फैलती भी है। इफ़ वी टेक आउट द बॉटल फ्रॉम द सॉसपैन, अगर हम इस बॉटल को इस सॉसपैन या बाउल से बाहर निकालें, द बलून कोलैप्सेस अगेन एज एयर ग्रेजुअली कूल्स डाउन एंड दस कॉन्ट्रैक्ट्स। और अगर इस बॉटल को हम इस बाउल से बाहर निकालें तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये जो बलून है वापस से कोलैप्स हो जाएगा, वापस से सेम शेप में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो हवा है वो ठंडी हो जाएगी और वो इसकी जो गर्म हवा थी वो वापस बॉटल में चली जाएगी, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला कि एयर एक्सपेंड्स ऑन बीइंग हीटेड। जब भी एयर को गर्म किया जाए तो एयर एक्सपेंड होती है। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, नोट लिखा हुआ है, नोट में हमेशा ये लिखा हुआ है एडल्ट सुपरविजन इज रिक्वायर्ड। मैं आपको हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि जो एक्टिविटी आपके अकेले करने के लायक है वो मैं हमेशा बता देती हूँ कि बच्चों आप ये कर सकते हो। पर जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है जिसमें हॉट चीज़ों के बारे में होती है या फिर मैच बॉक्स और आग लगाने की बात होती है, माचिस का काम होता है, तो मैं हमेशा क्या बोलती हूँ कि आपको ये एक्टिविटी अपने मॉम या डैड के सामने करना है, अकेले में नहीं करना। क्लियर। अब चलिए यहाँ पर दिया हुआ है डिफ्लेटेड।
आप इसकी मीनिंग याद रखें। डिफ्लैटेड का मतलब नॉट हैविंग एयर इनसाइड, मतलब अंदर फुटबॉल के हवा नहीं होना। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ एयर। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? अभी तक हमने एयर पढ़ ली, सबसे पहले मैटर पढ़ लिया, मैटर के बाद हमने एयर पढ़ा, है ना। फिर एयर के बाद हमने एयर की प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब एक दो एक्टिविटीज पढ़ी। अब हमें पढ़ना है कंपोनेंट्स ऑफ एयर, कि एयर के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स का मतलब होता है तत्व। एयर के अंदर कौन कौन सी चीजें और होती हैं, एयर कंटेन्स मैनी थिंग्स सच एज गैसेस। एयर में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि गैसेस होता है, वाटर वेपर होता है, स्मोक मतलब धुआं होता है, और डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, और जर्म्स भी होते हैं। तो एयर में कौन कौन सी चीजें आपको मिलेंगी? बहुत सारी डिफरेंट टाइप की गैसेस, वाटर वेपर, धुआं स्मोक जो होता है, डस्ट पार्टिकल्स, और क्या मिलेगा? जर्म्स मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट्स एयर में प्रेजेंट होते हैं। नाउ फर्स्ट हमें पढ़ना है एयर कंटेन्स गैसेस। एयर में कौन गैसेस होती हैं उनके बारे में पढ़ना है। एयर कंटेन्स गैसेस सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एयर में कौन कौन सी गैसेस मोस्टली मिलेंगी? गैसेस तो सारी मिलेंगी, पर सबसे ज़्यादा जो मिलेंगी वो होगी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी एयर में मिलेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड भी एयर में मिलेगी। मतलब जब आप इनटेक करते हो गैस एयर को, तो आपके बॉडी में ये सारी चीज़ें जाती हैं। और हमारा जो लंग्स है वो इतना स्मार्ट है कि उसको सिर्फ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो ऑक्सीजन लेता है और बाकी ये सारी चीज़ों को हमारी बॉडी से एक्सहेल कर देता है, बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो एयर में कौन कौन सी गैसेस होती हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट गैसेस प्रेजेंट इन एयर। अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, या फिर हम उसको हिंदी में बोल सकते हैं अबंडेंट का मतलब काफ़ी मात्रा में। नाइट्रोजन जो है वो हमारे एयर में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस होती है। अबंडेंट का मतलब काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग। ऑक्सीजन सिर्फ ब्रीथिंग के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बर्निंग के लिए भी। किसी भी चीज़ को अगर आपको जलाना है तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अगर बाई चांस एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप किसी ऐसे रूम में बैठे हैं जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है और आप बार बार मैच बॉक्स से मैच स्टिक चलाएंगे तो वो नहीं जलेगी, क्योंकि किसी भी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और अब आप उस रूम से बाहर निकल के किसी गार्डन में जाके उस मैच बॉक्स को जलाएंगे तो वो जल जाएगा। क्यों जल जाएगा? क्योंकि आसपास बहुत सारे पेड़ है और वहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। समझ में आया? ऑक्सीजन ब्रीथिंग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए, बर्निंग के लिए भी इम्पॉर्टेंट होती है। अब यहाँ से आगे, लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय प्लांट्स टू मेक फूड। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो प्लांट यूज करते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। जिस तरीके से हमारे लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसी तरीके से लिए सारे प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से वो क्या करते हैं? अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। एयर ऑल्सो कंटेन्स वाटर वेपर। और एयर में वाटर वेपर भी प्रेजेंट होती है। वाटर वेपर क्या होता है? जो भाप होती है ना। चलो अब आगे आपको बता रही हूँ। यहाँ पर देखो, लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन। ये जो लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं। यहाँ से एयर में ऑक्सीजन होती है और उस ऑक्सीजन को वो लेते तो पूरी एयर है, मिक्सचर ऑफ गैसेस लेते हैं, पर लंग्स सिर्फ उसमें से ऑक्सीजन अपने बॉडी के लिए रखता है और बाकी सारी गैसेस को वापस से बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। और प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके। फोटोसिंथेसिस का मतलब वो अपना फूड प्रिपेयर कर सके। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी तो प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे।
जिस तरीके से अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, जिंदा नहीं रह पाएंगे, उसी तरीके से प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उनके फूड प्रिपेयर करने के लिए। क्लियर हुआ? चलिए अब हम करेंगे एक्टिविटी। एक्टिविटी में वापस से फिर से बता रही हूँ, 5 मेन इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है। एम, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, प्रोसीजर, करने का तरीका, ऑब्जर्वेशन, क्या आपने देखा, और कंक्लूजन, क्या निष्कर्ष निकला या क्या रिजल्ट निकला। तो एम में आ जाएगा टू ऑब्जर्व द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर। एयर में वाटर वेपर की प्रेजेंस शो करने के लिए ये एक्टिविटी हम कर रहे हैं। और क्या क्या ज़रूरत है हमें, मटेरियल्स रिक्वायर्ड में एक ग्लास चाहिए, कुछ पानी चाहिए और कुछ आइस क्यूब्स चाहिए, बर्फ चाहिए। ठीक है। प्रोसीजर, अब क्या करना है आपको, सबसे पहले पोर सम वाटर इनटू द ग्लास। पोर का मतलब डालना, इस ग्लास में कुछ पानी डालो। सेकेंड पॉइंट, ऐड 2 और 3 आइस क्यूब्स इनटू इट। और अब इस पानी में 2 या 3 आइस क्यूब्स इसके अंदर डालो। ठीक है। लीव द ग्लास फॉर सम टाइम, और कुछ देर के लिए इस ग्लास को छोड़ दो। ऑब्जर्वेशन, अब ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर नोटिस्ड ऑन द आउटसाइड ऑफ द ग्लास। तो जब आप इसको आइस डाल के इस ग्लास को छोड़ दोगे तो थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे कि इस ग्लास के बाहर यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। आपको यहाँ पर पानी जैसा दिखेगा, वाटर वेपर ड्रॉपलेट्स दिखेंगी पानी की। ठीक है। ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर नोटिस्ड ऑन द आउटसाइड ऑफ द ग्लास। ग्लास के बाहर कुछ हमें ड्रॉप्स दिखेंगी। These droplets are formed when the water vapor present in air touches the glass. अब होता क्या है कि जब ये देखो यहाँ सब जगह तो एयर होती है, एयर है, इस एयर में वाटर वेपर भी है। वाटर वेपर कैसे बनती है, जब किसी चीज़ को गर्म की जाती है तो जो भाप होती है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाती है और वो वाटर वेपर एयर के साथ मिक्स हो जाती है। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर आपने इस ग्लास में जब आइस डाल दिया तो ये पूरा ग्लास का जो सरफेस है वो ठंडा हो गया। अब एयर यहाँ से जा रही है तो एयर क्या जब जाती है तो वाटर वेपर ठंडी जगह पे जाकर चिपक जाती है। ठीक है। और ये ड्रॉपलेट के फॉर्म में ग्लास के चारों तरफ चिपक जाती है। इस वजह से क्या होता है कि हमें ये पता चलता है कि एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होती है। यहाँ पर देखो, दीज ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म्ड व्हेन द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर टचेस द ग्लास। जब एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होती है वो अगर ग्लास को टच करती है तो ग्लास की सरफेस ठंडी होती है तो वो वाटर वेपर वहीं पर चिपक जाती है ड्रॉपलेट्स के फॉर्म। ठीक है। अब यहाँ कंक्लूजन आ जाएगा, एयर कंटेन्स वाटर वेपर। एयर में वाटर वेपर होता है। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास एंड कंडेंसेस इनटू ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। जो एयर होता है उसमें वाटर वेपर प्रेजेंट होता है और ये जो वाटर वेपर रहता है ये एयर जब भी कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वहीं पर कंडेंस हो जाता है, जम जाता है। ठीक है। क्लियर हो गया। तो इस एक्टिविटी से ये पता चला कि जो एयर होती है उसमें वाटर वेपर भी प्रेजेंट होता है। ओके, ऑल ऑफ यू टर्न द पेज। अब हमें पढ़ना एयर कंटेन स्मोक एंड डस्ट एंड जर्म्स। कंपोनेंट्स ऑफ एयर हमने अभी पढ़ा और उसकी एक एक्टिविटी भी कर ली। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है एयर कंटेन्स स्मोक, डस्ट एंड जर्म्स। ठीक है। तो जो एयर होती है, अभी हमने एयर में पढ़ा कि एयर में गैसेस होती है, एयर में वाटर वेपर होती है। अब एयर में और भी क्या चीजें होती हैं, स्मोक होता है, धुआं होता है, डस्ट होता है और क्या होता है, जर्म्स भी होते हैं। You may have seen smoke coming out of vehicles and from chimneys in factories. आपने देखा ही होगा कि ये जो गाड़ियाँ चलती हैं, ये जो व्हीकल्स चलते हैं, इनसे क्या होता है, इनकी गाड़ियों से स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है। और ये जो फैक्ट्रीज होती हैं, इनकी ये
इनकी चिमनी से भी क्या होता है, धुआं निकलता है। देखो ये कार से भी यहाँ से धुआं निकल रहा है, ठीक है, ये बस से भी निकल रहा है। तो अब आपने ये देखा कि ये जितने भी व्हीकल्स होते हैं उन सब से धुआं निकलता है, वो स्मोक होता है। और जितनी भी चिमनीज होती हैं फैक्ट्रीज की, उनसे भी धुआं निकलता है। और ये धुआं निकल के कहाँ मिक्स हो जाता है, एयर के साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है। Wind carries dust and smoke particles over great distances। और ये जो हवा होती है वो क्या करती है, डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स को दूर तक उड़ाकर अपने साथ ले जाती है। एयर ऑल्सो कंटेन्स जर्म्स। एयर में जर्म्स भी होते हैं। अभी आपने सबसे पहले तो अभी जो चल रहा है वो कोविड चल रहा है, तो आपको ये बोला जाता है मास्क पहन के जाओ। क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन होगा जिसको कोरोना है, वो अगर छींकेगा तो उसके जो जर्म्स हैं छींक से, खांसी से एयर में फैल जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर सबसे अच्छा एग्जांपल वही है कि अभी आप मास्क पहनते हैं। क्यों मास्क पहनते हैं, क्योंकि आप जिस भी जहाँ पर भी जा रहे हो और वहाँ अगर किसी इंसान को सर्दी खांसी है या कोरोना है और वो छींक रहा है या फिर खांस रहा है, स्नीजिंग कर रहा है या फिर कफ कर रहा है, कफिंग कर रहा है, तो फिर क्या होगा, उसके जो जर्म्स है एयर में मिक्स हो जाएंगे। और वही एयर जब आप ब्रीथ करोगे, अगर आपने मास्क नहीं पहना होगा, तो वो एयर से आपको भी इन्फेक्शन लग जाएगा। इसलिए सभी को अभी बोला गया ना, मास्क पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं। एयर ऑल्सो कंटेन्स जर्म्स। एयर में जर्म्स भी पाए जाते हैं। जर्म्स आर टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जर्म्स क्या होते हैं, जर्म्स बहुत ही छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट कैन कॉज डिसीज। जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण बहुत सारी डिसीजेस होती है, ठीक है। तो एयर में जर्म्स होते हैं और जर्म्स बहुत छोटे टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और वो क्या करते हैं, वो डिसीज कॉज करते हैं, बीमारी पैदा करते हैं, लोगों को बीमारी देते हैं। स्मोक, डस्ट एंड जर्म्स मेक द एयर डर्टी। धुएं से, डस्ट से और जर्म्स से, कीटाणुओं से जो एयर है वो क्या हो जाती है, डर्टी हो जाती है, गंदी हो जाती है। और डर्टी एयर इज कॉल्ड पॉल्यूटेड एयर। और ये जो डर्टी एयर होती है, खराब जो हवा होती है, उसी को बोला जाता है पॉल्यूटेड एयर, ठीक है, या फिर प्रदूषित हवा। समझ में आए यहाँ तक आपको? If we breathe in polluted air, we may fall sick। अगर हम polluted air को ब्रीथ करेंगे तो हम क्या होंगे, हम बहुत ज़्यादा बीमार पड़ेंगे हमेशा। क्लियर हुआ? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी गांव में रहते हैं जहाँ पर कोई फैक्ट्री नहीं है ना, पेड़ पौधे हैं, ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं हैं, तो आप उस गांव की जो एयर होगी, हवा होगी, वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा प्योर होगी, एकदम शुद्ध होगी, है ना। तो वो एयर आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। पर आप अगर किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ आसपास फैक्ट्रियाँ हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ आती जाती हैं, पॉल्यूशन है और स्मोक भी है कि लोग वहाँ पर कचरे वगैरह को जला देते हैं, तो उससे जो धुआं फैलता है वो एयर में मिक्स हो जाता है। तो अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन, जहाँ बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, फैक्ट्रीज हैं, तो वहाँ की जो एयर है वो पॉल्यूटेड हो जाती है और वो पॉल्यूटेड एयर हमें बार बार बीमार करती है। आप कितनी भी दवाई कराओ, थोड़े दिन में ठीक हो जाओगे, फिर बीमार पड़ जाओगे, क्योंकि वो जो पॉल्यूशन है वो हमारी बॉडी को अंदर जाकर हार्म करता है, नुकसान पहुंचाता है। चलिए ठीक है, अब यहाँ फैक्ट फाइल एक बार पढ़ते हैं, क्या लिखा फैक्ट फाइल में। लाइकेंस, इन्हें लाइकेंस पढ़ा जाता है। लाइकेंस जनरली ग्रो इन हिल्स एंड माउंटेन। लाइकेंस जो होती हैं वो एक प्रकार के प्लांट होते हैं, ये मोस्टली हिल्स में, पहाड़ियों में और माउंटेन्स में ग्रो करते हैं, ठीक है। जहाँ पर लेस पॉल्यूशन होता है, जहाँ बहुत कम पॉल्यूशन होगा, वहीं पर लाइकेंस ग्रो करते हैं, एक प्रकार का प्लांट होता है। दे कैन नॉट ग्रो इन रीजन्स वेयर देयर इज हाई पॉल्यूशन। जहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होगा वहाँ लाइकेंस ग्रो नहीं करते। हैंस दे आर कंसीडर्ड एज पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। इसलिए इन लाइकेंस को पॉल्यूशन इंडिकेटर भी कहा जाता है। वापस से एक बार मैं फैक्ट फाइल का आपको समझा देती हूँ। जो लाइकेंस होते हैं एक प्रकार के प्लांट्स होते हैं और ये हमेशा हिली एरिया और माउंटेन रीजन में ही ग्रो करते हैं जहाँ पर पॉल्यूशन कम हो। पर अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा हाई पॉल्यूशन होगा
तो ये लाइकेंस वहाँ बिल्कुल भी आप कितना भी पानी मिट्टी सब दे दो पर ये ग्रो नहीं करेंगे। इसलिए लाइकेंस को क्या कहा जाता है? पॉल्यूशन इंडिकेटर्स भी कहा जाता है। मतलब ये इंडिकेटर है, पॉल्यूशन इंडिकेटर। अगर ग्रो नहीं हुआ तो मान लो उस जगह पे, अगर जिस जगह पे आपने लगाया वहाँ अगर ये ग्रो नहीं हुआ कितना भी खाद पानी और मिट्टी देने के बाद, तो इसका मतलब ये है कि उस एरिया में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है और ये इंडिकेट कर रहा है लाइकेंस कि वहाँ पॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे यहाँ पर क्वेश्चंस। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। पहला है अ जेंटल विंड इज कॉल्ड ब्रीज। तो अभी मैंने आपको बताया जो जेंटल विंड होती है उसे ब्रीज कहते हैं और मूविंग एयर को विंड कहते हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड एयर कैन नॉट चेंज द शेप ऑफ थिंग्स। तो मैंने अभी एग्जाम्पल भी बताए थे, ये तो फॉल्स होगा क्योंकि एयर क्या करते हैं? शेप चेंज कर देते हैं। थर्ड इज व्हेन एयर गेट्स कूल्ड इट एक्सपेंड्स। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। जब एयर गर्म होती है, हॉट होती है, तब एयर एक्सपैंड करती है, तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। फिर फोर्थ वन इज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग। कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होती है बर्निंग के लिए, तो ये भी रॉन्ग है। कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी नहीं होती बर्निंग के लिए और ब्रीथिंग के लिए। एक ही गैस इंपॉर्टेंट है, वो है ऑक्सीजन, तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। अब चलिए फिफ्थ वन पढ़ते हैं। स्मोक, डस्ट एंड जर्म्स मेक द एयर डर्टी। स्मोक, डस्ट और जर्म्स मिलके एयर को डर्टी करते हैं, तो ये हो जाएगा ट्रू। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए अब हमें पढ़ना है यूजेस ऑफ एयर। यूजेस ऑफ एयर में सबसे पहले एयर इज यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। जो एयर है वो हमारे लिए बहुत तरीकों से इम्पॉर्टेंट होती है और यूजफुल होती है। पहला, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ एंड स्टे अलाइव। जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उन सबको एयर की ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए और ब्रीथ करने के लिए। ठीक है, अगर वो उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, एयर ही नहीं मिलेगी, तो वो क्या होंगे? वो ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनके लिए ब्रीथ करने के लिए एयर इंपॉर्टेंट होती है और क्या जरूरी रहता है? ऑक्सीजन। एयर हेल्प्स बर्ड्स टू फ्लाई। तो जो बर्ड्स हैं उनको हेल्प करती है एयर उड़ने के लिए। एयर हेल्प्स बर्ड्स टू फ्लाई। देखो, एयर हेल्प करती है बर्ड्स को उड़ने के लिए। थर्ड इज एयर इज यूज टू फिल बलून्स, फुटबॉल्स एंड टायर्स। एयर का यूज हम बलून्स को फिल करने के लिए, फुटबॉल को फिल करने के लिए और टायर्स को फिल करने के लिए भी करते हैं। अब फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एयर इज ऑल्सो नीडेड फॉर बर्निंग। एयर की जरूरत हमें बर्निंग के लिए बहुत भी होती है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो एयर है अगर उसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, एयर नहीं होगी, तो फिर वो क्या होगा? चीजें जलेंगी नहीं। क्लियर? चलिए, और एयर में भी कौन सी गैस? ऑक्सीजन होगी तब ही जलेगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। ये हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, और मेरे ख्याल से इस साल भी पढ़ा है, पर एक बार और पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए बार बार आपको ये पढ़ाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। हम ब्रीथिंग कैसे करते हैं? द प्रोसेस बाय विच एयर इज टेकन इन। मतलब ऐसी प्रोसेस जिससे हम एयर को अंदर लेते हैं अपनी बॉडी में और हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं, उस प्रोसेस को ब्रीथिंग बोलते हैं। मीन्स एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम एयर को इनटेक करते हैं और फिर उसको एक्सहेल भी करते हैं, उसको वापस भी देते हैं, वो उस बॉडी से बाहर भी निकालते हैं, तो उस प्रोसेस को हम ब्रीथिंग बोलते हैं। वापस से, द प्रोसेस बाय विच एयर इज टेकन इन एंड गिवन आउट ऑफ द बॉडी, और बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस को एयर क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग बोलते हैं। ठीक है। एनिमल्स नीड एयर फॉर ब्रीथिंग। जो एनिमल्स होते हैं उनको ब्रीथ करने के लिए क्या चाहिए रहता है? एयर चाहिए रहता है। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ब्रीथिंग ऑर्गन्स। डिफरेंट एनिमल्स के पास डिफरेंट ब्रीथिंग ऑर्गन्स होते हैं।
मैंने ये पढ़ाया था आपको। जैसे इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स कॉल्ड स्पाइरिकल्स। जो इंसेक्ट हैं उनकी बॉडी में छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं स्पाइरिकल्स। उनके थ्रू इंसेक्ट्स ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स। फिश जो होती है वो ब्रीथ करती है, उनके पास स्पेशल ऑर्गन होता है गिल्स, उसके थ्रू वो ब्रीथ करती हैं। क्लियर हुआ? फ्रॉग्स जो होते हैं, फ्रॉग्स में क्या होता है, लंग्स होते हैं जिसके, और मॉइस्ट स्किन, उसके कारण वो ब्रीथ करते हैं। और बर्ड्स और जो रेप्टाइल्स होती हैं उनमें लंग्स पाए जाते हैं जिसके कारण वो ब्रीथ करती है। तो कौन कौन से एनिमल? सबसे पहले इंसेक्ट ब्रीथ करता है टाइनी होल से, जिसे हम स्पाइरिकल्स बोलते हैं। फिश ब्रीथ करती है गिल से। फ्रॉग ब्रीथ करते हैं लंग्स एंड मॉइस्ट स्किन से। और जो बर्ड्स और रेप्टाइल्स होते हैं उनकी बॉडी में लंग्स पाए जाते हैं, उनको ब्रीथ करने में हेल्प करने में, ठीक है। नेक्स्ट इज ह्यूमन बीइंग ऑल्सो ब्रीथ थ्रू लंग्स। ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं लंग्स के थ्रू। हमारे में भी लंग्स होते हैं ना। दे टेक इन एयर थ्रू देयर नोज। और हम जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो एयर लेते हैं अपनी बॉडी में नोज के थ्रू, नोज से एयर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड इनहेलेशन, और इसको हम बोलते हैं इनहेलेशन, है ना। इनटेक ऑफ एयर थ्रू नोज इज कॉल्ड इनहेलेशन। इन द लंग्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। अब क्या होता है, ये सारी जो एयर है वो कहाँ जाती है, लंग्स के पास जाती है। तो लंग्स क्या करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज कर देते हैं। लंग्स क्या करती है, उस एयर में से ऑक्सीजन रख लेती है, और जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एक्सचेंज में उसको वापस कर देती है और हमारी बॉडी से बाहर निकाल देती है। देन द एयर गोज आउट थ्रू द नोज। और लंग्स एक्सचेंज करती है गैसेस का, और ये जो एयर होती है वो लंग से नोज के थ्रू बाहर चली जाती है, गोज आउट थ्रू द नोज। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एक्सहेलेशन। इन मतलब अंदर लेना, और एक्स मतलब बाहर निकालना, एग्जिट, है ना। Thus the process of breathing comprises of inhalation and exhalation. इसलिए जो प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग है, मतलब ब्रीथिंग की जो प्रोसेस है उसमें इनहेलेशन भी होता है और एक्सहेलेशन भी होता है। क्लियर? टेक इन एयर थ्रू देयर नोज इज कॉल्ड इनहेलेशन। और क्या हो जाएगा, एयर गोज आउट थ्रू द नोज इज कॉल्ड एक्सहेलेशन, ठीक है। चलिए, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर। अब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कैसे होता है एयर का? ड्यूरिंग इनहेलेशन द डायफ्राम मूव्स डाउन एंड फ्लैटन्स। तो क्या होता है इनहेलेशन के दौरान, एक बार पिक्चर में आपको दिखाती हूँ, आपको क्लियर होगा। चलो यहाँ से शुरू करते हैं। जब इनहेलेशन करते हैं, ड्यूरिंग इनहेलेशन में द डायफ्राम मूव्स डाउन। हमारा ये जो डायफ्राम होता है ये नीचे की तरफ जाता है, मूव्स डाउन। जब हम सांस खींचते हैं, सांस लेते हैं बाहर से, तो एयर क्या होती है, यहाँ पर आती है और दोनों लंग्स में पहुंच जाती है। तो लंग्स पहले सिकुड़े होते हैं, पर जब हम मतलब कंप्रेस रहते हैं, पर जब हम एयर अपनी नोज से लेते हैं तो इनमें स्पेस बन जाती है और ये फिल होके भर जाते हैं, एयर से भर जाते हैं। और ये जो डायफ्राम होता है ये नीचे की तरफ मूव करता है, डायफ्राम नीचे की तरफ खिसकता है ऐसे, ठीक है। ड्यूरिंग इनहेलेशन द डायफ्राम मूव्स डाउन एंड फ्लैटन्स। इनहेलेशन में डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है और फ्लैटन, धीरे से वो फ्लैट हो जाता है। एंड द रिब मसल्स लिफ्ट द रिब्स अप एंड आउटवर्ड्स। और जो हमारी रिब मसल्स होती हैं, यहाँ पर रिब मसल्स पाई जाती हैं, यहाँ पर, ठीक है। ये जो रिब मसल्स होती हैं ये क्या करती हैं, अपवर्ड, रिब को अपवर्ड और आउटवर्ड, बाहर की तरफ निकलने में हेल्प करती है। Therefore the size of chest cavity increases. इस वजह से क्या होता है, जो चेस्ट कैविटी की जो साइज होती है वो इनहेलेशन में इंक्रीज हो जाती है। As a result, air rushes into the lungs. और इसका रिजल्ट की वजह से क्या होता है, एयर लंग्स में जाके भर जाते हैं। अभी आप कोशिश करेंगे, अभी आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो आप एकदम सांस लीजिए नोज के थ्रू और तेज लीजिए। जब आप सांस लेंगे तो आप ऊपर की तरफ होगा,
और ये जो लंग्स हैं ये क्या हो जाएंगे, ये फिल हो जाएंगे एयर से, और हमारा जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ मूव करेगा। क्लियर? और रिब मसल्स क्या करेंगे, उनको आप बाहर की तरफ हेल्प करेंगे। चलिए, रिवर्स हैपेंस ड्यूरिंग एक्सलेशन। जैसे इनहलेशन में हुआ, बिल्कुल अपोजिट रिवर्स होता है एक्सलेशन में। कैसे होता है? द डायफ्राम नाउ मूव्स अप एंड द रिब्स मूव इनवर्ड्स। अब ये जो डायफ्राम है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये डायफ्राम ऊपर की तरफ जाता है, और जो रिब्स की मसल्स हैं वो अंदर की तरफ चली जाती है, अंदर की तरफ। जब हम इनहलेशन में सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है और रिब की मसल्स बाहर की तरफ निकलती। ठीक है, तो इसमें एकदम रिवर्स होगा। जो डायफ्राम है वो नीचे जाएगा, सॉरी ऊपर जाएगा, मूव्स अप, और जो रिब्स हैं वो इनवर्ड की तरफ, अंदर की तरफ जाएंगे। Thus the air that is inside comes out through the nose। और इस वजह से क्या होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे लंग्स में जो एयर होती है, जब वो बाहर जाती है तो डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करता है, और जो रिब्स होती हैं वो अंदर की तरफ मूव करती है। क्लियर हो गया? यहाँ पर देखो, इस पिक्चर के थ्रू भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर नोज है, एयर एंटर्स थ्रू द नोज। एयर यहाँ से एंटर करेगी, है ना, विंड पाइप से। ये एयर्स कहाँ जाएंगी? यहाँ देखो, ये दोनों लंग्स अटैच हैं, तो यहाँ पर दो पार्टीशन है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो ये जो एयर है दोनों लंग्स में जाएंगे। ठीक है, अब लंग्स में जब ये भर जाएगा लंग्स, तो लंग्स एक्सपैंड हो जाएगा, फैलेगा, और फिर उसके बाद ये जो रिब्स हैं ये क्या होगी, बाहर की तरफ आएंगी, और डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि एयर फिल हो रही है लंग्स में, और लंग्स फूल रहा है उस समय पे जब हम इनहेल करते हैं। ठीक है, अब उसका अपोजिट हो जाएगा एक्सलेशन में, जब एयर गोज आउट थ्रू द नोज। अब यहाँ से एयर क्या हो रही है, नोज के थ्रू बाहर जा रही है, लंग्स हैं। तो अब जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम ऊपर की तरफ जाता है, जिसके कारण प्रेशर बनता है, और ये जो लंग्स हैं, ये जो लंग्स, इनसे क्या होता है, जो एयर है वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, और रिब्स अंदर के साइड वापस आ जाती है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर। नाउ एक्टिविटी। एक्टिविटी में देखो, आपको एक्टिविटी में क्या करना है, एम है आपका टू डिमॉन्स्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर। अब हमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की जो प्रोसेस है उसको डिमॉन्स्ट्रेट करना है, दिखाना है। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब दिखाना है, इसलिए ये एक्टिविटी दी हुई है। आपको अभी करना है, आप अभी बैठे हुए हो, आप ध्यान से सुनते जाना पॉइंट्स, और जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ उसको आप फॉलो करते जाना, तुरंत करते जाना। ठीक है, सबसे पहले सिट स्ट्रेट ऑन अ चेयर। आप जिस भी चेयर पे बैठे हैं उसमें आप स्ट्रेट बैठिए, सीधे बैठिए, एकदम सीधे। बैक भी आपकी सीधी होनी चाहिए। ठीक है। सेकेंड, स्लोली टेक अ डीप ब्रीथ। धीरे धीरे डीप ब्रीथ लीजिए, सो दैट योर लंग्स गेट कंप्लीटली फिल्ड विद एयर। तो जब आप धीरे धीरे डीप ब्रीथ लेंगे, डीप ब्रीथ मतलब गहरी सांस लेंगे धीरे धीरे, तो जो आपके लंग्स हैं वो कंप्लीटली एयर से फिल हो जाएंगे, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इनहेलेशन। वापस से, स्लोली टेक अ डीप ब्रीथ so that your lungs get completely filled with air. This is the process of inhalation. Clear हो गया? चलिए, next is hold your breath for a moment। और कुछ देर के लिए अब आपको क्या करना है, आपने सांस ले ली, अब उस सांस को रोक कर रखना है। Hold your breath for a moment। थोड़ी देर के लिए आप उस सांस को रोक के रखिए। आपको सांस छोड़ना भी नहीं है और सांस लेना भी नहीं है, सिर्फ होल्ड करके रखना है उस ब्रीथ को। फोर्थ पॉइंट, नाउ स्लोली ब्रीथ आउट एयर थ्रू द नोज। और अब धीरे धीरे स्लोली आपको ब्रीथ आउट करना है, सांस धीरे धीरे बाहर निकालना है नोज के थ्रू। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एक्सहेलेशन बोला जाता है। मीन्स इनहेल, इनहेल का मतलब अंदर लेना एयर को, और एक्सहेल का मतलब बाहर निकालना एयर को। ठीक है, तो वापस से सबसे पहले सीधे बैठना है चेयर पे, फिर उसके बाद धीरे धीरे स्लोली डीप ब्रीथ लेनी है, सो दैट जो आपके लंग्स हैं वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाएं एयर से, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहेलेशन।
फिर थर्ड में आपको क्या करना है, आपको अपनी ब्रीथ को कुछ देर के लिए, कुछ देर का मतलब कुछ सेकेंड्स के लिए आपको होल्ड करके रखना है, ठीक है। नाउ स्लोली ब्रीथ आउट एयर थ्रू द नोज। और अब धीरे धीरे कुछ सेकेंड के बाद जब आपने होल्ड कर लिया, उसके बाद उस एयर को धीरे धीरे बाहर निकालना है नोज के थ्रू, और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एक्सहेलेशन। क्लियर?